आज हमारे जीवन में संचार और संचार माध्यमों की भूमिका इतनी प्रबल हो चुकी है कि हम इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप एक दिन का व्रत रख सकेंगे कि आप एक दिन के लिए समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम नहीं देखेंगे, रेडियो का कोई गाना नहीं सुनेंगे या समाचार नहीं सुनेंगे, इंटरनेट नहीं यूज करेंगे, एक दिन का व्रत रख लीजिए। संभवतः आप ये कहेंगे कि भोजन पानी का व्रत 2 दिन का रखवा लीजिए, लेकिन इनका व्रत एक दिन रखना हमारे लिए कठिन होगा। इसमें आप सही हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि संचार माध्यमों ने हमारे जीवन में इतनी घुसपैठ कर ली है कि संभवतः इनके बिना एक दिन बिताना हमारे लिए कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे, जब कभी कोई दूरदर्शन का कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं, किसी चैनल पर आ रही किसी फिल्म को देखना चाहते हैं और आपका जो प्रसारण है आपके टेलीविज़न में वो नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप बेचैन हो गए हैं। ये बेचैनी 30 साल पहले नहीं थी, 40 साल पहले नहीं थी। ये बेचैनी आज क्यों है? क्योंकि आज इन संचार माध्यमों ने अपने प्रसारण के माध्यम से जो हमको दिया है, जो दे रहे हैं, उसके हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम इन प्रसारण सामग्रियों को पाए बगैर जी नहीं सकते। मुख्य रूप से अगर आप देखें कि इन संचार माध्यमों का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य रूप से ये 3 भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। पहली भूमिका है समाचार देना, सूचना देना। आप रेडियो के माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं, दूरदर्शन पर आप देखते हैं कि समाचार विभिन्न चैनलों पर आ रहे हैं, और आजकल समाचार चैनलों का तो इतना वर्चस्व हो गया है कि अलग अलग चैनलों को आप देखेंगे तो एक ही समाचार को अलग अलग तरीके से प्रेषित और संप्रेषित किया जा रहा है। इसी तरह से हम सुबह ही उठ करके इंतजार करते हैं कि समाचार पत्र आ जाए। समाचार पत्र पढ़ करके हमें जानकारी मिलती है, रेडियो से हमें जानकारी मिलती है, टेलीविज़न से हमें जानकारी मिलती है, और हम इंटरनेट का प्रयोग करके सूचनाओं की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो पहला काम है सूचनाओं का देना। दूसरा काम है मनोरंजन। सभी संचार माध्यम मनोरंजन के काम आते हैं। यहां तक कि जब आप किसी का फ़ोन सुनते हैं, आपके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है और कोई अच्छा गाना, उस पर आपके पसंदीदा गाना कोई आता है, तो आपके चेहरे की बनावट अलग हो जाती है, और जिस व्यक्ति का फ़ोन आया है उससे बात करने में आपको कुछ अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन भी हमारे लिए मनोरंजन का काम कर रहा है। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे गाने आप रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, और जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या आप फुर्सत के क्षणों में हैं, तो उन गानों को सुन करके आप मनोरंजित होते हैं। यहाँ तक कि समाचारों को पढ़ करके भी हम मनोरंजित होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। रेडियो पर गाने सुन करके, टेलीविज़न पर गाने और फिल्में देख करके, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देख करके हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दूसरा काम जो है इन संचार माध्यमों का है मनोरंजन करना। और तीसरा कार्य जो है वो शिक्षा देना। संभवतः जब हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो आम जनमानस के मन में ये बात उठ करके आती है कि ये संचार माध्यम कैसे शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का खुलासा करना चाहूँगा कि चाहे अखबार को ले लें, चाहे आप रेडियो को ले लें, चाहे टेलीविज़न को ले लें, चाहे इंटरनेट पर ले लें,
कुछ न कुछ बातें ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो प्रत्यक्ष रूप से या अथवा परोक्ष रूप से आपको ज्ञान देती हैं, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। समाचार पत्रों में अक्सर लेख छपते हैं, संपादकीय छपते हैं। अगर इनको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो कहीं न कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरह रेडियो पर भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कभी कभी शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित या आप कह लीजिए कि नाटक के माध्यम से हम शिक्षा की बात करते हैं, रूपक के माध्यम से करते हैं। किसी की वार्ता हमने अंकित कर ली है और उसका प्रसारण करके रेडियो का उपयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनके अलावा हम टेलीविज़न के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आजकल तो ये हो गया है कि दूरदर्शन के या टेलीविज़न के कुछ चैनल ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को ले सकते हैं, डिस्कवरी चैनल को ले सकते हैं। भारतवर्ष में देखेंगे तो बहुत सारे चैनल हैं, एकलव्य चैनल है, व्यास चैनल है, यहाँ तक कि दूरदर्शन के जो चैनल हैं उस पर भी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। जहाँ तक शैक्षिक दूरदर्शन का सवाल है, आप देखेंगे कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य रखते हुए निर्मित किए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। जैसे यूजीसी के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं शैक्षिक कार्यक्रम है। सीआईटी एनसीईआरटी के जो कार्यक्रम होते हैं जो स्कूली बच्चों के लिए होते हैं वो भी शैक्षिक कार्यक्रम है। लेकिन जो कार्यक्रम शैक्षिक रूप से या शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में नहीं जाने जाते हैं वे भी शिक्षा का दर्शन अपने दर्शकों को कराते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई मैच भारत जीत जाता है तो एक किसी विशेषज्ञ को दूरदर्शन की स्टूडियो में बुलाया जाता है और उससे जो मैच खेला गया जिसमें देश जीता, इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित और बातों पर चर्चा होती है। तो ये जो इस विषय के संबंधित विद्यार्थी हैं या जो लोग सामान्य शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में कार्य करते हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इन सब समाचार माध्यमों का प्रयोग करके हम जो है शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इंटरनेट का भी प्रयोग करके हम जो है शैक्षिक कार्यक्रम को देखते हैं। कुछ हमारे चाहे गए लेखों को हम उस पर किसी वेबसाइट पर हैं तो उनको पढ़ते हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनका समय आने पर हम उपयोग कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि संचार के कितने स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला संचार का स्तर है अंतर व्यक्तिगत संचार। अंतर व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के अंदर समाचार लेने यानी सूचना अथवा संदेश देने और लेने दोनों का कार्य होता है। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि क्या इस प्रकार की भी संचार की कोई व्यवस्था है। आप सोचिए, जब आप कभी अकेले में बैठे रहते हैं और कभी ये विचार करते हैं कि ये कार्य कर लिया जाए और फिर दिमाग में आती है बात कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम गलत हो सकता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये सोचते हैं कि ये कार्य कर लेना चाहिए। तो आप अपने में ही अपनी बात को कहते हैं, नकारते हैं, फीडबैक लेते हैं और कहने का मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि हमारे ही अंदर दो व्यक्तित्व है और दोनों व्यक्तित्व आपस में बात कर रहे हैं। संचार का दूसरा स्तर है पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार के अंतर्गत दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेलीफोन के माध्यम से दो व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बात को पहुंचाने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसको हम कहते हैं पारस्परिक संचार।
पारस्परिक संचार में केवल दो ही व्यक्ति हैं जो आमने सामने अथवा किसी माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर देखिए, पारस्परिक संचार जब होता है तो थोड़ी कठिनाई होती है। आप कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकाएक उस व्यक्ति से सारी बातें अपनी बता दें और उसकी सारी बातें पूछ लें। थोड़ी झिझक होती है, थोड़ी हिचक होती है, और धीरे धीरे संचार की प्रक्रिया जब आगे बढ़ने लगती है तब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने खुल करके बात करने का प्रयास करते हैं। इस संचार में अगर हम देखेंगे तो जहां पर दो व्यक्ति संचार की प्रक्रिया में संलग्न हैं, दोनों संदेश देते हैं और दोनों संदेश लेते हैं, दोनों प्रतिपुष्टि देते हैं, दोनों प्रतिपुष्टि लेते हैं। कहने का मतलब यह है, यहां पर यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन संदेश देने वाला है और कौन संदेश प्राप्त करने वाला है, कौन प्रतिपुष्टि लेने वाला है, कौन प्रतिपुष्टि देने वाला है। क्योंकि दोनों की सहभागिता समान रूप से होती है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए ये जो संचार की व्यवस्था है, जो पारस्परिक संचार होता है, वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कठिन होता है। तीसरे प्रकार का जो संचार का स्तर है वो समूह संचार कहलाता है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि समूह किसे कहते हैं। आमतौर पर समूह दो व्यक्तियों से अधिक का बनता है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक और 17 या 17 से कम व्यक्ति एक साथ कोई कार्य करें तो समूह बनता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब 3-4 मित्र कैंटीन में जाते हैं चाय पीने के लिए तो एक गोलाई में बैठ करके, बीच में टेबल होती है, गोलाई में बैठ करके चाय पीते हैं और संचार की प्रक्रिया संपादित करते हैं। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि कोई एक व्यक्ति इसमें संदेश देने वाला नहीं है, कोई एक व्यक्ति इसमें संदेश लेने वाला नहीं है। सभी संदेश दे सकते हैं, सभी संदेश प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, सभी प्रतिपुष्टि ले सकते हैं। तो जब हम पारस्परिक संचार की से इसकी तुलना करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि उसमें दोनों व्यक्ति, पारस्परिक संचार में दोनों व्यक्ति हर कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर समूह में सारे व्यक्ति संदेश दे सकते हैं, संदेश ले सकते हैं। यहाँ पर यह देखने की ज़रूरत है, जो समूह संचार है उसमें एक व्यक्ति को बोलने का अवसर या संदेश देने का अवसर कम प्राप्त होता है, क्योंकि सबको लगभग समान अवसर मिलना चाहिए। ये समूह संचार की व्यवस्था होती है। तो जब हम समूह संचार की बात करते हैं तो समूह संचार एक, आप कह लीजिए, एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली है संचार की, जिसमें सबकी सहभागिता, सबका आप कह लीजिए कि जो सहभाग है, जो योगदान है, वो जरूरी है। अक्सर आप देखते होंगे कि सेमिनार में या कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें सबको बोलने का मौका मिलता है। कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि वही बोलेगा और बाकी सब लोग सुनेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये समूह संचार कहलाता है। चौथे स्तर का जो संचार होता है उसे हम लोक संचार कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे हम पब्लिक स्पीच या पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। लोक संचार भी काफ़ी सामान्य सा संचार है। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई नेता, अभिनेता या कोई कार्यक्रम होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ पर कि कोई एक वक्ता होता है, मंच से बोलता है और बाकी लोग सुनते हैं। लोक संचार एक औपचारिक संचार है, जबकि समूह संचार उसकी तुलना में, लोक संचार की तुलना में कम औपचारिक है। जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो आप अपने हिसाब से हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, कभी इंटरवेन कर सकते हैं, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब आप पब्लिक संचार के सहभागी हैं तो निश्चित रूप से आपको एक निश्चित समय पर पहुंचना है, एक निश्चित वेशभूषा में पहुंचना है, एक निश्चित तौर तरीके से बैठना है। और जो वक्ता होता है उसके लिए तो और औपचारिकताएं बढ़ जाती हैं। आप देखे होंगे
कि कार्यक्रम का संचालन करने वाला कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग करके मुख्य वक्ता की प्रस्तावना करता है, उसके बारे में बताता है, और मुख्य वक्ता को समय भी दिया जाता है कि आप 20 मिनट बोलिए, आधा घंटा बोलिए, और मुख्य वक्ता उसी समय की सीमा में अपने वक्तव्यों को समेटने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसका वक्तव्य पूरा होता है, उसका भाषण पूरा होता है, फिर औपचारिक रूप से समापन की प्रक्रिया की जाती है। तो इसे हम पब्लिक स्पीच कहते हैं या लोक संचार कहते हैं। लोक संचार काफ़ी औपचारिक है, इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, लेकिन यह हमारे समाज में काफ़ी सामान्य सा संचार का स्तर है। अब आइए बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। कभी कभी लोग लोक संचार को जनसंचार समझ बैठते हैं, जबकि दोनों संचार के स्तर अलग अलग हैं। लोक संचार में सारी सुनने वाली जनता, श्रोता एक जगह बैठते हैं, जबकि जनसंचार में जो हमारा श्रोता होता है, जो दर्शक होता है, वो एक ही समाचार को, एक ही संदेश को एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर बैठ करके प्राप्त करता है। जैसे टेलीविजन का कोई कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, तो जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। कोई लेट के देखता है, कोई बैठ के देखता है, समय एक है, एक ही समय में वो कार्यक्रम आ रहा है, समाचार एक है, संदेश एक है, लेकिन सारे श्रोता दर्शक एक जगह नहीं बैठे हैं। ये लोक संचार में जबकि ये व्यवस्था है कि सारे दर्शक और श्रोता एक जगह बैठ करके सुनते हैं, जबकि जनसंचार में दर्शक अथवा श्रोता अलग अलग स्थानों में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही संदेश उनको मिल रहा है और एक ही समय में मिल रहा है। जनसंचार आज काफ़ी व्यापक हो चुका है और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि ये पूरा विश्व जनसंचार के कब्जे में है, जनसंचार के अंतर्गत, जनसंचार के पकड़ के अंतर्गत आता है। आज आप देखेंगे भारत का लगभग 95% से अधिक जनता रेडियो प्रसारण वहाँ तक है और लगभग उतना ही टेलीविज़न का भी प्रसारण है। कुछ चैनल का प्रसारण वहाँ तक है। केवल कुछ भाग भारत के ऐसे हैं जहाँ पर कि रेडियो और टेलीविज़न की पहुँच शायद नहीं है, जबकि अन्य सारे भागों में ये दोनों जनसंचार माध्यम अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, अपनी पहुँच बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंचार एक ऐसा संचार का स्तर है जिसकी पकड़, जिसकी व्यापकता काफ़ी दूर दूर तक है और उसका प्रभाव भी उसी हिसाब से जनता पर, मनुष्य पर देखने को मिल रहा है। अब आइए चर्चा करते हैं कि जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे देश पर, हमारे समाज पर अथवा पूरे विश्व पर। पहला जो प्रभाव देखने को मिला है वो ये है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब यह है कि पूरा भूमंडल, पूरा विश्व एक गांव जैसा हो गया है, एक परिवार जैसा हो गया है। आज बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको विश्व के अधिकांश भागों में देखा जा सकता है। इन चैनल्स के कार्यक्रमों को देखा जा सकता है और एक समय में पूरे विश्व की जनता एक साथ बैठ करके अलग अलग स्थानों पर इनका आनंद ले सकती है। भूमंडलीकरण के कारण आप देखिए क्या हुआ है कि जो कार्यक्रम आप यूरोप में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, जापान में देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, वो भारत में देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक जगह की संस्कृति है, जो एक जगह की आबो हवा है, जो एक जगह का समाज है, जो एक जगह की संस्कृति है, वो पूरे विश्व में फैल रही है। तो पहला जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो भूमंडलीकरण है। दूसरा प्रभाव जो इन जनसंचार माध्यमों ने दिया है विश्व को वो है बाजारवाद, उपभोक्तावाद। आज आप कोई चैनल खोल लीजिए,
आप देखेंगे बिना विज्ञापन के कोई प्रसारण आगे बढ़ता ही नहीं है। टेली शॉपिंग एक प्रोग्राम आता है, आप कोई चैनल जो है घंटों टेली शॉपिंग दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके समस्या का समाधान ये हमारा उत्पाद है और इसको आप खरीदिए तो आपकी समस्या का समाधान होगा। वे गलत हैं या सही, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर है कि इस तरह से बाजारवाद, उपभोक्तावाद बढ़ा है। आज आप देखेंगे विज्ञापनों की भरमार है। बहुत सारे विज्ञापन ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। शायद विज्ञापन नहीं आते तो हम उन उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते। तो ये कहना जो अक्सर सुनने में आता है कि विज्ञापनों ने कार्यक्रमों को देखने में बाधा पैदा करते हैं, जब जरूरत से अगर उनका ज़्यादा प्रसारण होता है निश्चित रूप से वो बाधा पैदा करते हैं। और अति तो किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो अगर एक निश्चित संख्या में निश्चित आप कह लीजिए गुणवत्ता का विज्ञापन अगर प्रसारित होगा तो जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन जो ये इसका प्रभाव है वो ये है कि बाजारवाद बढ़ा है, उपभोक्तावाद बढ़ा है। और आज आप देखिए, आज के समाज की तुलना अगर 40 वर्ष 50 वर्ष पहले के भारतीय समाज से करें तो उस जमाने में पैसा होते हुए भी लोग कोई चीज़, लग्जरी की कोई चीज़, विलासिता की कोई चीज़ नहीं खरीदते थे। लेकिन आज अगर हमारे पास, हमको कार का विज्ञापन देखा और हमने कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तब भी जो है कर्ज लेकर के, बैंक से लोन लेकर के कार खरीदेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये एक उदाहरण है। इस तरह से बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारे सेवाओं के उद्योग हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं जो विज्ञापनों के जरिए हमारे पास पहुंच रहे हैं। और इस प्रकार बाजारवाद और उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, जिसके मुख्य स्रोत ये जनसंचार माध्यम है। जहां एक तरफ बाजारवाद, उपभोक्तावाद बढ़ा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यापार और विपणन भी बढ़ा है। आज जनसंचार माध्यम व्यापार के साधन बन चुके हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आज जो है, जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो इतना फास्ट हो गया है कि आपने सामान खरीदा और आपने उसका पेमेंट किया, इसमें कुछ सेकंड, कुछ मिनट ही लगते हैं। तो ये संचार माध्यम व्यापार में भी काफ़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ इन्होंने विपणन में भी काफ़ी तरक्की करने का अवसर प्रदान किया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति की। केवल भारत के परिवेश में देखें तो जनसंचार माध्यमों ने हमारे शैक्षिक जगत को भी प्रभावित किया है। केवल शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए ही नहीं, शिक्षा संबंधी, शिक्षा अवसरों की जानकारी इन संचार माध्यमों ने लोगों तक पहुंचा करके उन तबकों को जागरूक किया है जहां तक जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। और जानकारी के अभाव में बहुत सारे योग्य नवयुवक और नवयुवतियां अवसर लाभ से वंचित हो जाते थे। तो एक शिक्षा का भी क्षेत्र है जहां पर संचार माध्यमों की भूमिका अहम रही है। दूसरा संस्कृति है। संस्कृत के प्रचार प्रसार में इन संचार माध्यमों ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका अदा की है। जैसे आप देखिए, आप यहाँ बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए उड़ीसा का नृत्य देख सकते हैं, भरतनाट्यम देख सकते हैं, आप विदेशों के कार्यक्रम देख सकते हैं और उनके गाने सुन सकते हैं। उनके यहाँ गाँव में क्या होता है, किस तरह के रिचुअल्स हैं, किस तरह के रिवाज हैं, इनकी जानकारी आपको संचार माध्यमों के जरिए आपके घर तक पहुँच जाती है। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार में भी संचार माध्यमों की भूमिका काफ़ी अहम है। और एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी की चर्चा हम कर चुके हैं, मनोरंजन है। मनोरंजन के क्षेत्र में टेलीविज़न ने, रेडियो ने, फिल्मों ने, इंटरनेट ने काफ़ी बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। बहुत पहले से ही, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में फिल्मों ने मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ समाज सेवा की है। जब केवल फिल्में होती थी मनोरंजन का साधन, या आप कह लीजिए हमारे लोक साधन होते थे जिनका हमारे गाँव में, हमारे कस्बों में उपयोग करके लोग मनोरंजन प्राप्त करते थे के लिए। लेकिन आज का परिदृश्य काफ़ी बदला हुआ है। जैसे टेलीविज़न है
तो टेलीविज़न पर बहुत सारे चैनल का प्रसारण है। आप फिल्म देखना चाहें तो फिल्म देख लें, गाने सुनना चाहें तो गाने सुन लें। लोगों को फिल्मों के बारे में कोई रिव्यू सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पास इन संसाधनों के प्रभाव के कारण हम घर बैठे तरह तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम पा सकते हैं। एक और प्रभाव पड़ा है जिसे हम कहेंगे त्वरित सूचना प्राप्त करने का प्रभाव। आज ये हालत हो गई है कि कोई दुनिया में किसी भी कोने में कोई घटना दुर्घटना घटित होती है, उसकी सूचना आपको चंद मिनटों में आपके टेलीविज़न पर आ जाएगी, आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी या इंटरनेट पर आ जाएगी और आप उन सूचनाओं से अवगत हो सकते हैं। पहले ये होता था कि आप देखिए कि कोई इलेक्शन होता था, उसका रिजल्ट का लोग इंतज़ार करते थे, और आज स्थिति यह हो गई है कि काउंटिंग भी मशीन के द्वारा हो रही है, और जैसे ही काउंटिंग होती है रिजल्ट इतना त्वरित आपके पास आ जाता है कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इतना त्वरित रिजल्ट, इतना त्वरित चुनाव के परिणाम आपके पास आ जाएंगे। आज ये स्थिति यह है कि आपका जो परीक्षा फल इंटरनेट पर आ जाता है, और जैसे ही इंटरनेट पर लोड किया जाता है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर लोड किया जाता है, जैसे ही अपलोडिंग हुई वैसे ही आप इसको देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रभाव देखने को मिला है। इन सारे प्रभावों को समग्र रूप से अगर हम देखें तो इन सब प्रभावों के संयुग्मित जो परिणाम देखने को मिले हैं वो ये हुआ है कि हमारा समाज काफ़ी हद तक बदल चुका है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्या आप एक दिन का व्रत रख सकते हैं कि आप टेलीविज़न नहीं देखेंगे, रेडियो के कोई कार्यक्रम नहीं सुनेंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज करेंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे? तो आपका संभवतः उत्तर यही होगा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। भले जो है भोजन पानी का व्रत एक दिन के बजाय 2 दिन रख लेंगे। देखिए, इन संचार माध्यमों का प्रभाव अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है। कोई चीज़ न खराब होती न अच्छी होती है, उसका उपयोग हम किस तरीके से लेते हैं, कहाँ उसका उपयोग लेते हैं, कब लेते हैं, कितने समय तक के लिए लेते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारे जो जनसंचार के माध्यम हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लाभकारी हों, उपयोगी हों, तो निश्चित रूप से इसमें इन समाचार या आप कह लीजिए जनसंचार माध्यमों की भूमिका या आप कह लीजिए जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी कि हमारी और आपकी है। हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, कब देखना है, कब सुनना है, कितनी देर के लिए किसी कार्यक्रम का अवलोकन करना है, यह हमारे और आपके विवेक पर निर्भर करता है। कितना भी कोई अच्छा कार्यक्रम क्यों न हो, अगर अति करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान ही उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन संचार माध्यमों का उपयोग हम अगर अच्छाई के लिए करते हैं, इसकी उपयोगिता दर्ज करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे मानव समाज के लिए ये समाचार माध्यम या जनसंचार माध्यम वरदान साबित होंगे।